हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं गर्भाव क्रांति। तो देखो, गर्भाव क्रांति एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो फेस की वेटेज 15 मार्क्स की है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है आयुर्वेदा की बात करें तो देखो, इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स डील करने जा रहे हैं NCSM के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारी गर्भ की व्याख्या और डेफिनेशन ऑफ गर्भ। तो देखिए, गर्भ की व्याख्या की बात करें तो ये हमने शरीरोपक्रम शरीर में भी हम पढ़ चुके हैं। एक और बार देख लेते हैं कि गर्भ की व्याख्या क्या होती है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहला श्लोक आता है, आपको ये श्लोक जो है याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक है, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। इसका मतलब रहता है कि पुरुष का शुक्र और स्त्री शोणित, इनका स्त्री के गर्भाशय में जब संयोग होता है तो जीवात्मा प्रवेश करती है, ठीक है। तभी मनुष्य के शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है और उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इतना तो क्या हो गया, शरीर की व्याख्या, और उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार संसार में उपलब्ध सभी वस्तुएं 5 भौतिक हैं, सही बात है। इसलिए मनुष्य के गर्भ की निर्मित भी 5 भौतिक होती है। ये हमें पता है कि गर्भ जो होता है वो क्या रहता है, 5 भौतिक होता है। तो ये था चरक के अकॉर्डिंग। उसके बाद सुश्रुत के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछे, स्पेसिफिक है, कोई इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो बताओगे। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, शुक्र शोणित गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भिति उच्चते। कहने का मतलब वही है, शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा 8 प्रकृतियाँ, क्या क्या है 8 प्रकृतियाँ, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा और 16 विकार, एकादश इंद्रिय और पंचमहाभूत, इनका संयोग होता है तो उसे गर्भ कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तीसरा आता है, ये भी याद करना है, हमें तीनों श्लोक याद करने हैं। तीसरा श्लोक आता है ये कि तम चेतनावस्थितम वायु विभर्जति तेज एवं पचति आप क्लेजति पृथ्वी सहंती आकाशम विवर्ध्यति एवं विवर्धित स सदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंब अभिरंग रूपेति तदा शरीर इति संज्ञा लभते तच्च षडंगम शाखा शस्त्रों मध्यम पंचम षष्टम शिरिति। देखो, कहने का मतलब है, ये सुश्रुत ने दिया। कहने का मतलब है कि उसमें चेतना का वास हो, गर्भ की बात हो रही है, तो वायु उसे विभाजित करती है। वायु जो है पंचमहाभूत विभाजन करती है, तेज उसे पचाती है, और जल क्लीनता पैदा करता है। पृथ्वी तत्व से सहन तो होती है, उसमें दृढ़ता आती है कहीं ना कहीं, घनता उत्पन्न होती है, और आकाश तत्व द्वारा रिक्त जो है रिक्तता निर्माण होकर खाली स्पेस, उसका आकार जो है बढ़ता है। इस प्रकार 5 महाभूत द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसे हाथ, पैर, जीवा, नाक, कान, नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तब उसे शरीर कहा जाता है। यह शरीर षडंग होता है। जैसे षडंग शरीर की बात हमने कर ली थी शरीर उपक्रम में। तो जैसे 4 शाखाएं, 5वां मध्य शरीर, 6ठा क्या हो गया, सिर। इस प्रकार प्रथम इसे गर्भ और अंग प्रत्यंग निर्माण के बाद शरीर कहा जाता है। तो ये गर्भ की व्याख्या हो गई और डेफिनेशन ऑफ गर्भ है। तो ये आएगा 5 मार्क्स में। तो आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है, ये वाला श्लोक 1, 2, 3, तीनों चीज़ें अच्छे से टिप्स में याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड आतप क्या रहता है। तो देखो, गर्भाव क्रांति की बात कर रहे हैं, अभी हमने बोला शुक्र और आतप की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें याद क्या करना है। तो देखो, शुक्र के श्लोक आपको दिख रहे हैं, ये सारे शुक्र के श्लोक हमें याद करने हैं, ठीक है। और नीचे आर्तप के। तो सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं, तो समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या रहता है, शुक्र की बात करें तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, लेकिन शुक्र के पर्याय होते हैं, पर्याय पता होने चाहिए, वीर्य, रेतस और सीमन, ठीक है। देखो, उत्पत्ति की बात करें तो शुक्र की उत्पत्ति होती है रस से रक्त, रक्त से मांस, हमें पता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यह शरीर की 7 धातु है, 7वीं धातु है। और अगर अपन मॉडर्न की बात करें तो सीमन क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड, क्लियर है। स्वरूप की बात करें तो देखो, स्वरूप क्या रहता है, शुक्रम सौम्यम। इंपॉर्टेंट बात है कि स्वरूप क्या रहता है इसका, शुक्रम सौम्यम। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये जल महाभूत से या आप धातु से बना हुआ माना जाता है, ठीक है। जल महाभूत से बना हुआ माना जाता है, इसलिए इसे सौम्य कहते हैं, क्लियर है। संहिता ग्रंथों में शुक्र धातु का स्वरूप बताते हुए लिखा है कि जिस प्रकार इक मतलब गन्ने में रस और दूध में घृत, तिल में तेल अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी पुरुष में व्याप्त रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक चीज़ इसमें बता रखी है, ठीक है, कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या रहता है, एक्साइटमेंट के कारण पूरे शरीर से जो है शुक्र निचोड़कर पेनिस द्वारा शुक्र जो है बाहर निकलता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाल्यकाल में भी शुक्र की उपस्थिति होती है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहती है, कौमार्य अवस्था में प्रकट होता है, ठीक है। तो पहले अव्यक्त अवस्था में रहता है, फिर प्यूबर्टी के बाद वो प्रकट होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे पॉइंट है, शुद्ध शुक्र के लक्षण पूछे जाते हैं। तो श्लोक है, स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचितु तेल शौद्र निबम तथा। कहने का मतलब है कि शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं। तो देखो, शुद्ध शुक्र की बात करें अगर हम, तो शुद्ध शुक्र क्या रहता है, स्फटिक के समान श्वेत वर्ण, द्रव होना चाहिए यानी पतला, स्निग्ध,
ऑयली, मधुर रस वाला तथा मधु के समान गंध वाला होता है। यह मत सुश्रुत का है। कुछ आचार्य शुक्र को तेल यानी तिल का तेल तथा मधु शहद के समान दिखने जैसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बेसिकली क्या, वर्ण स्पर्श रस गंध। वर्ण हो गया कलर स्फटिक के समान, स्पर्श हो गया क्या द्रव और स्निग्ध, रस हो गया टेस्ट मधुर रस का रहता है, गंध हो गया स्मेल मधु के समान होता है। यहाँ पे एक श्लोक आता है षटपद पिपलिकान आमिष्टम, सुश्रुत के अनुसार है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि शुक्र का भूमि पर गिरने पर किसी कपड़े पर लगने से चींटियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती है, अगर ऐसा है तो वो शुद्ध शुक्र है। क्लियर है। उसके बाद इसमें बात करें शुक्र के दोष क्या रहते हैं, तो यह वात पित्त श्लेष्म शोणित कोडप गंधी ग्रंथि पूति पुई शीर्ण मूत्र पुरीश रेतस प्रणोत्पादने च सामर्थ्य भवंती। कहने का मतलब सिंपल सा है कि क्या क्या दोष होते हैं शुक्र के। तो वात पित्त कफ रक्त मुर्दों की गंध वाला गांठ युक्त, मतलब दोष हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाएगी हमारी बॉडी में। गांठ युक्त हो गया, सड़ी गंध वाला हो गया, पुई युक्त हो गया, और प्रमाण में कम हो जाएगा, मूत्र के समान गंध वाला, मल के समान दुर्गंध, शुक्र संतानी रूप उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता अगर वो दूषित हो गया तो। नेक्स्ट आता है, इसमें आता है एक चीज़, शुक्र दोष के क्या कारण होते हैं। तो मतलब शुक्र दोष होता क्यों है, अभी पढ़ा ना मैंने शुक्र दोष क्या होता है। तो देखो यूजुअली क्या होता है कि अत्यंत मैथुन करने पे, मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने पे, ठीक है, और जनेंद्रियों संबंधी रोग जैसे एसटीडी जो रहते हैं उन्हें कहते हैं जनेंद्रियों संबंधी रोग। एसटीडी हो गया जैसे साइफिलिस गोनोरिया, ये सब हो गया तो शुक्र में दूषित हो जाता है, शुक्र दूषित हो जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से शारीरिक धातुओं को दूषित करने में प्रमुख कारण त्रिदोष का ही है, वात पित्त कफ। लास्ट आता है शुक्र के कार्य क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। देखो श्लोक सारे याद करने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं हमारे नोट्स में, एक जगह लिख दें ताकि आपको भटकना ना पड़े कि क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है, एकदम क्लैरिटी है, ठीक है। तो इसमें आता है शुक्रम धैर्यम चैवनम प्रीतिम देहबलम हर्ष बीजार्थम च, यानी शुक्र शरीर में धीरता, वीर्यच्युति, प्रसन्नता, बल, प्रहर्ष तथा गर्भ उत्पत्ति प्रक्रिया के बीज का कार्य करता है। शुक्र जिसे सीमन कहते हैं मॉडर्न में, कंपेयर कर सकते हैं, में उपस्थित पुरुष बीज जो स्पर्मेटोजोआ होता है, जो स्त्री बीज यानी ओवम के साथ मिलकर गर्भ की उत्पत्ति करता है, सबको पता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ ओवम गर्भ की उत्पत्ति करता है। शुक्र का द्रव्य भाग जो है वो एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, कूपर ग्लैंड का सेक्रेशन है, और सेल वाला भाग जिसे स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया से, ये कुछ पॉइंट्स है जो कार्य होते हैं, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया से उत्पन्न होता है शुक्र, सबको पता है। इस द्रव्य भाग में क्या रहता है, सेमिनल प्लाज्मा सीमन सस्पेंडेड रहता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे रहता है, टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स। थोड़ी मॉडर्न की बातें हो गई, ठीक है। तो ये था शुक्र के रिगार्डिंग पूरा क्लियरिटी है कि शुक्र के कार्य क्या रहते हैं, उसका स्वरूप क्या रहता है, उसका शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है, दूषित हो गया तो क्या होता है, दूषित होने के क्या कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्तव की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। तो देखो आर्तव की बात करें तो ये सारे श्लोक आपको अच्छे से याद करने हैं, एक बारी फ़ोटो ले लेना इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आर्तव की बात करें, अब आर्तव में सबसे पहले पर्याय की बात करेंगे, दोनों एकदम कंपैरिजन करते चलेंगे ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए। तो देखो आर्तव में क्या रहता है, आर्तव का पर्याय है रज, आर्तव शोणित और रसजम। उत्पत्ति कैसे रहती है, देखो स्त्री के शरीर में रस धातु से रज नामक उपधातु उत्पन्न होती है जो कि रक्त वर्ण की होती है। ध्यान से सुनना, वहाँ क्या था, रस से शुक्र बन गया था, यहाँ पे क्या है, मतलब वैसे रहता है, शुक्रम सौम्यम रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्त्री के शरीर में रस धातु से ही रज नामक उपधातु उत्पन्न होती है जो कि रक्त वर्ण की होती है, परंतु रक्त धातु से अलग होती है ना, ध्यान रखना। रस धातु से उत्पन्न होने से इसे रसज कहते हैं। इसमें जो श्लोक आता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऋतु भवम तदार्तवम, यानी स्त्री शरीर में प्रत्येक माह में ऋतु काल में उत्पन्न होता है, अतः यह आर्तव कहलाता है। क्लियर है। स्वरूप की बात करें तो स्वरूप में क्या रहता है, आर्तवम आग्नेयम, यानी इसका स्वरूप क्या रहता है, आर्तव आग्नेय होता है, अर्थात अग्नि महाभूत प्रधान होता है। आर्तव शब्द जो है वो अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे आर्तव शोणित, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं आर्तव शोणित को, और दूसरा होता है शोणित ओवम। तो देखो इसमें ऐसी एक बात की गई है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या रहता है। तो देखो मेंस्ट्रुअल ब्लड की भी बात कर लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। तो देखो इसमें क्या रहता है कि वह रक्त है जो स्त्री के योनि मार्ग में प्रतिमाह स्रावित होता है। यह रक्त उस समय निकलता है जब स्त्री यौवन आरंभ मतलब प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंच जाती है। इसे रजोदर्शन कहते हैं तथा लगभग 50 वर्ष की आयु तक ये चलता रहता है और फिर मेनोपॉज आ जाता है, हमें सबको पता है। ऋतुकाल क्या होता है, एक वर्ड आता है, ऋतुकाल आर्तव बंद होने के उपरांत 12 दिन का माना जाता है। रजो निवृत्ति काल होता है 12 से 50 वर्ष तक की आयु का रहता है। उसके बाद देखो एक आता है मासिक धर्म क्या रहता है, तो ये याद रखना है।
मासेन उपचितां काले धमनीभ्यां तदार्तवम ईर्षद कृष्णम विबंधम च वायु योनि मुखम नयेत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो धमनियों के द्वारा यानी यूट्राइन आर्टरीज महीने भर से इकट्ठा किया हुआ जो कृष्ण वर्ण और विगंध आर्तव को वायु उचित समय पर योनि मुख की ओर ले जाती है और इसके अतिरिक्त वायु शारीरिक व मानसिक क्या करती है, परिवर्तनों को भी पैदा करती है। क्लैरिटी है। तीसरा श्लोक भी याद करने ना। लास्ट आता है हमारा शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या रहते हैं। देखो शुद्ध वाला ना इंपॉर्टेंट है। शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या रहते हैं, तो देखो क्या रहता है शुद्ध आर्तव के लक्षण की बात करें तो यहाँ पे क्या है, शशस्त्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षारसोपमम तदार्तवम प्रशंसन्ति यद्वस न चिरंजेत। तो देखो इसका मतलब है कि खरगोश के रक्त के समान या लाक्षारस जैसे दिखने वाला तथा जिसको धोने पर कपड़े पर धब्बा नहीं लगे, यानी कपड़े पर धब्बा नहीं लगे, वही आर्तव अच्छा, शुद्ध, प्राकृत और प्रशंसनीय माना जाता है। तो कलर क्या हो गया, इसका वर्ण हो गया शशरक्त, लाक्षारस के समान होना चाहिए और कोई भी स्पॉट जो है नहीं लगना चाहिए, कपड़े पे साफ हो जाना चाहिए। तो ये हो गया आर्तव के बारे में। तो हमने सेकंड पॉइंट भी कवर कर लिया NCSM का कि कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव क्लियर है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखो ये आता है गर्भाव क्रांति। देखो गर्भाव क्रांति बेसिकली होता है क्या, कुछ नहीं है। गर्भाव क्रांति आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देखो गर्भाव क्रांति किससे बनता है। गर्भाव क्रांति की बात करें तो गर्भ प्लस अवक्रांति। गर्भ क्या रहता है, गर्भ का वास्तविक अर्थ है शुक्र शोणित का सहयोग यानी फर्टिलाइज्ड ओवम और एम्ब्रियो, और अवक्रांति का मतलब परिवृद्धि। तो इस प्रकार गर्भाव क्रांति का अर्थ क्या रहता है, गर्भ की परिवृद्धि। क्या, ये वाला पेज आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, एक बार रीड कर लेना। तो मेन क्या है, गर्भ की परिवृद्धि यानी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम। क्लियर है। देखो उसके बाद बात करें अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा 10 मार्क्स में आता है, दैट इज़ मासानुमासिक। क्या है, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, यानी गर्भ की मंथ टू मंथ वृद्धि होती है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। इसके श्लोक और इसकी हिंदी एकदम पता होनी चाहिए। तो देखो बढ़ते हैं आगे। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना। तो देखो सबसे पहले क्या रहता है, प्रथम मंथ में क्या रहता है, तो श्लोक मैंने लिखे हुए हैं, हिंदी में आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। एकदम टिप्स पे होना चाहिए, श्लोक याद करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो सबसे पहला आता है तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, सुश्रुत ने दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, तो सबसे पहले क्या रहता है, फर्स्ट मंथ में शुक्र और शोणित के सहयोग से प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कलल, जिसे कहते हैं बुबुद्धकार होता है। क्लियर है। तो प्रथम मास में कलल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्वितीय में क्या रहता है, दूसरे मंथ में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मंथ वाइज मंथ क्या क्या डेवलपमेंट होती है। तो द्वितीय शीत उष्ण अनिलरभि प्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजायते यदि पिंडः पुमान् स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चेत बुर्दमिति। देखो एकदम क्लियर है कि दूसरे महीने में क्या रहता है, शीत उष्ण। शीत मतलब क्या हो गया, हम कफ से श्लेष्मा से कंपेयर कर रहे हैं। उष्ण हो गया पित्त और अनिल हो गया वायु से परिपुक्त महाभूतों के संघात से गर्भ क्या बनता है, घन बनता है। पहले में क्या था कलल, दूसरे में क्या बन गया, घन। ध्यान में रखने वाली बातें यही हैं। और फिर कहा जाता है कि यदि, फिर आचार्य ने कहा है कि यदि गर्भ पिंडाकृति यानी गोल का है तो पुत्र होता है। ठीक है, पिंडाकृति है तो गोल तो पुत्र होगा। यदि पेशी है तो कन्या होगा। ठीक है, पेशी है तो कन्या होगा। और अगर अर्बुद है यानी ट्यूमर की तरह तो नपुंसक होता है। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड मंथ में हो गया। थर्ड मंथ की बात करें तो इसमें तृतीया हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। कहने का मतलब सिंपल है, तीसरे महीने में 2 हाथ 2 पैर और सिर 5 पिंडिकाएँ निकल आती है। तो पंचपिंडिका हो गया, 5 पिंडिकाएँ निकल आती है तीसरे महीने में और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद बात करें हम आगे, तो आगे आता है हमारे पास ये रहा। तो इसमें है क्या, चतुर्थ की बात करें तो देखो चौथे महीने में क्या रहता है, तो चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग। ठीक है, प्रवक्त्य भवति द्विहृदयाम, दो हृदय च नारी 2 हृदय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से महीने में जो गर्भ माता होती है वो 2 हृदय वाली हो जाती है। तो इसमें कहने का मतलब है कि चौथे महीने में संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाता है और गर्भ का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त हो जाती है। 2 हृदय का होने से जो है 2 हृदयनी कहलाता है। और 2 हृदय गर्भिणी, और जो 2 हृदय गर्भिणी होती है उसकी इच्छा पूर्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मतलब वो जो बोले उसे ला के देना चाहिए, उसकी इच्छा को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो संतान जो है वो स्वस्थ उत्पन्न नहीं होती। इसलिए 2 हृदय स्थिति की इच्छा पूर्ति करनी चाहिए जिससे स्वस्थ और दीर्घायु संतान की उत्पत्ति हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 हृदय किस में रहता है, चौथे महीने में। 5वें में क्या है, पंचमें मनः प्रति
बुद्धितरम भवति, यानी 5वें में मन अधिक प्रबुद्ध हो जाता है और सचेत हो जाता है। तो मन का डेवलपमेंट हो गया किसमें, 5th में। 6th में षष्ठे बुद्धि, मन का 5th में बुद्धि अधिक जो है प्रव्यक्त हो जाती है 6ठे महीने में। 7वें की बात करें तो 7वें में क्या रहता है, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तकर, यानी 7वें महीने में संपूर्ण अंग और प्रत्यंग का विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, बन तो गए थे कहाँ पे, तीसरे महीने में ही बन गए थे, हमने पढ़ा था तीसरे महीने में ही क्या था, 5 पिंडिका वगैरह निकल गई थी। बट फुल डेवलपमेंट कहाँ पे हो गया हमारे पास, हो गया 7वें महीने पे। संपूर्ण अंग प्रत्यंग जो है वो बन जाते हैं, अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और इस महीने में पैदा हुआ बालक जीवित रहता है। तो ध्यान देने वाली बात है, 7वें महीने में पैदा होने वाला बालक जीवित रहता है। बट 8वें की बात करें, 8वें अस्थिरी भवत्य ओझा, यानी तो इसमें क्या रहता है, 8 महीने में 8वें महीने में क्या होता है, ओझ जो है हमारा अस्थिर हो जाता है। ठीक है, चंचल होता है। इसी वजह से क्या है, इस महीने में बालक पैदा होने से नैऋत्य के भाग के कारण, ध्यान से सुनना, रीज़न क्या है, नैऋत्य के भाग के कारण तथा ओज धातु अस्थिर रहने से बालक जीवित नहीं रहता। इस कारण नैऋत्य को मांस और भात यानी चावल की बलि देनी चाहिए। 8वें महीने में अगर बालक पैदा हुआ तो ओज के अस्थिर होने के कारण उसकी मृत्यु जो है हो जाएगी। 7वें में मृत्यु नहीं होगी और 9वें में तो होता ही है। उसके बाद क्या है, नवम दश में 9th मंथ की बात करें, लास्ट है, नवम दश में एकादश द्वादश अस्मिन जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। तो सिंपल है, 9वें 10वें 11वें और 12वें में किसी भी महीने में गर्भ का जो है स्वाभाविक प्रसव होता है। इसके बाद यदि प्रसव हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद बचेगा नहीं। तो ये था मासानुमासिक वृद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बार बार बोला। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।